Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis, where the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is the Hindu as well as the Indian Express, right? तो दोनों न्यूज़पेपर से जो important news है उसको cover करेंगे, उस न्यूज़ की जो theme है, उसकी जो topic है, उसको समझेंगे. So let's get started. And today is 5th of June. So these are the list of the topic that I'll be discussing. So the first is the Global Vaccine Summit, Tulip Internship Scheme, Locust Attack and its Consequences, Cash Benefit to the Sufferer, and Swiss cheese model for the defense reform. So these are the important topic. उसके अलावे MCQs के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे वीडियो के एंड में, और जो कल के MCQs के सवाल थे उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल वैक्सीन समिट. एक न्यूज़ भी है पेपर में आज के हिंदू में, जिसकी टाइटल है इंडिया वॉज $15 मिलियन टू वैक्सीन अलायंस. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हुई है. जिस टाइम पे कोविड-19 की जो सिचुएशन है, पेंडेमिक है, उससे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सीधा IR से सवाल पूछे जाएंगे. तो आप इस तरह के फोल्डर पॉइंट को वहाँ पे कोट कर सकते हैं. नाउ ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने होस्ट किया था ग्लोबल वैक्सीन समिट को थर्सडे को बेसिकली. एंड दिस इज़ अ वर्चुअल समिट दैट एम्स टू ब्रिंग द ग्लोबल वैक्सीन टारगेट जो है उसको पिछले 5 साल में, आने वाले 5 साल में क्या रोड मैप होना चाहिए, उसके लिए डिस्कशन की गई है, ये समिट रखी गई, राइट. टोटल फंड्स जो रेज किए गए हैं समिट से, दैट इज़ $8.8 बिलियन. और जो 32 डोनर्स गवर्नमेंट है, इसमें 32 कंट्रीज़ है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. उसके अलावे 12 फाउंडेशंस हैं, कुछ कॉरपोरेशंस हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं कि जो ऑलरेडी 300 मिलियन चिल्ड्रन के लिए काम कर रहे हैं, राइट. एंड दिस विल सपोर्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू 300 मिलियन चिल्ड्रंस and support to the fight against the COVID-19 pandemic. As you know, still we do not have any vaccine of the COVID-19. ट्रायल यूनाइटेड स्टेट्स में भी चल रही है, UK में भी चल रही है, इंडिया में भी चल रही है, बट वी डू नॉट हैव एनी कंक्रीट रिजल्ट एज ऑफ नाउ. ह्यूमन ट्रायल के जो फेज सेकेंड है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, बट अंटिल इट इज़ गोइंग टू द फेज 3, जब तक फेज 3 कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसको फाइनल अप्रूवल नहीं मिल सकती है WHO से, राइट. एंड उसके अलावा स्पेसिफिकली $567 मिलियन भी रेज किए गए हैं, दैट इज़ फॉर द न्यू इनोवेशन फिनांसिंग. ये इतना जो अमाउंट होगा स्पेसिफिकली फिनांसिंग के लिए, कुछ इनोवेशंस रिलेटेड जो फाइनेंस करने उनके लिए रखी जाएगी. एंड टू प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड एक्सेस टू द कोविड-19 वैक्सीन इन लो मिडिल एंड इनकम कंट्रीज़. वैसे कंट्रीज़ जहाँ पे इनकम लेवल काफ़ी कम है या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनको एक बेसिकली सपोर्ट दी जाएगी, एक एड दी जाएगी. अगर वो वैक्सीन डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ से फंड उनको दी जा सकती है इनोवेशंस के लिए, राइट. ना बात करें इंडिया के स्टैंड की, तो इंडिया ने बेसिकली $15 मिलियन का प्लेज किया है. दे विल बी गिविंग टू गैवी. गैवी एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट फर्म्स है, मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल में बनाऊंगा. एक इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस के थ्रू इनका कोलैबोरेशंस है. और इंडिया हैज़ शेयर्ड अ स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओवर 120 कंट्रीज़. अभी अगर दो इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ मेडिसिन की, एक तो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन, उसके बाद क्लोरोक्विनीन की भी हमने टैबलेट्स दी हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, जापान को, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ब्रिटेन को भी इनफैक्ट हमने दिया. तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उसके अलावे 120 कंट्रीज़, दिस इज़ नॉट ओनली द 2 कंट्रीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट 120 कंट्रीज़ को इसके इस समय कोविड-19 के टाइम और इससे पहले भी इंडियन मार्केट ने इतना बेसिकली जो आउटरीच है वो 120 कंट्रीज़ के आसपास है, राइट. एंड गवर्नमेंट हैज़ सेट अप कॉमन रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी in its immediate neighborhood to provide specific help to the countries. जो भी हमारे immediate neighbor है उनको कैसे मदद मिल सकती है, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, इन सारे कंट्रीज़ को मदद करने के लिए सरकार ने इन सारी चीज़ों की भी बेसिकली कोशिश की है. एंड इंडिया हैज़ अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बिकॉज कोविड-19 से भी पहले इंडिया की जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, राइट. तो जिसने काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन को टारगेट किया है. और अगर बात करें वैक्सीन्स की, तो गवर्नमेंट ने 6 वैक्सीन्स इंक्लूड किए थे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में. तो इससे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से प्रीलिम्स में सवाल भी पूछे गए हैं. तो बेसिकली नो इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट कि आप ये चीज़ों को समझें कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट. एंड वैक्सीनेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक जो पीपल जो हैं, जिस तरह से जहाँ पे भी अवेयरनेस कैंपेन चलानी है वहाँ पे वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट. अगर आगे बढ़े
तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड फोरमोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वैक्सीन्स, और जो कंट्रीब्यूटर भी है, सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है, कल भी मैंने आपको बताया था, वो इंडिया बेसिकली वर्ल्ड में इंडिया ही प्रोड्यूस कर रही है. सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वैक्सीन एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड चाइल्ड. पूरे विश्व की जो 60% पॉपुलेशन है चाइल्ड को, उसकी जो वैक्सीन कैटर होती है वो इंडिया से होती है. राइट. सो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया. हमारे देश ने इतना सारा महत्वपूर्ण बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वैक्सीन में इतना अच्छा काम किया है. तो इस तरह के जो पॉइंट्स है ये आप मेंस एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखना. दिस विल हेल्प यू. कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज मिलता है आपके आंसर्स को. Now, this is a screenshot which is shared by Gavi and the Global Vaccine Summit which was held in London. You can see the important members of this country. There's a Prime Minister, Sri Narendra Modi, and all the other members. So, this is the very important summit which was held. इसके कुछ देखते हैं आगे रोड मैप किस तरह से आगे डिसाइड होगी. And this will lead to another successful efforts which all over the world they are taking place, right? Now talking about the funding, how funding will help. Basically, funding will help in immunizing 300 million more children. जो और भी पूरे विश्व में जितने बच्चे हैं उनको इम्यूनाइज करने में, जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनके बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा. कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज हैं जैसे मीजल्स हैं, पोलियो है, डिप्थीरिया है, ये सारी चीज़ों को एंड करने की बात की गई है बाय 2025, राइट. एंड विट ऑल्सो सपोर्ट द हेल्थ सिस्टम दैट विट स्टैंड विद द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस. और साथ के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ केयर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. वहाँ पे इनोवेशन के साथ साथ बेसिक एम्यूनिटीज़ की भी ज़रूरत है. तो इंडिया में स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो वी नीड टू कैरी आउट, वी टू रोल आउट द फ्यूचर कोविड-19 वैक्सीन एट द ग्लोबल स्पेस. जो ग्लोबल स्केल पे जो मास प्रोडक्शन है अभी, जैसे रेमडेसिविर के नाम की जो वैक्सीन है, जो टैबलेट्स हैं, उनके लिए WHO ने ट्रायल के लिए अप्रूवल दिए हैं. या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन अभी इंडिया में हमारे जो ICMR है, जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उसने अप्रूवल दिया है कि जो वैसे लोग हैं जो कोविड-19 को पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं, उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच डेफिनेटली नीड टू वर्क अपॉन. और आने वाले टाइम में अगर वैक्सीन डेवलप होती है तो किस तरह से उसको ग्लोबल स्केल में डेवलप किया जाएगा, ये भी काफ़ी अहम होगा. ना बात करें अगर गैवी की, दिस इज अगेन अ वैक्सीन अलायंस. मैंने आपको बताया एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है ये, दैट गोल्स टू इंक्रीजिंग द एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन इन द पुअर कंट्रीज. जो भी गरीब देश हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हो या और भी एशियन कंट्रीज़ में, जहाँ भी जो गरीब देश हैं उनको ये मदद करती है ताकि वहाँ पे प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो सके. एंड इट ऑल्सो ब्रिंग डेवलपिंग कंट्रीज एंड द डोनर गवर्नमेंट. जैसे कि 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं बताना चाहूँगा आपको. पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक. तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट है, जो NGO, जो बड़े बड़े पार्टीज़ हैं, उनको कोलैबोरेट करके एक साथ काम करती है इन वैक्सीन डेवलप पे, राइट. एंड गैवी हैज़ अ स्टेटस ऑफ observer in the World Health Assembly. So World Health Assembly is the apex body of the WHO, जहाँ पे सारी चीज़ें अभी आपको कल भी मैंने बताया था कि जो हर्षवर्धन है, he has been appointed as WHO के मेंबर के तौर पे, उनको जो काउंसिल है वहाँ पे भी उनको नियुक्त किया गया है, राइट. सो दिस इज द गैवी. दिस अगेन कैन बी इंपॉर्टेंट. आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं. तो मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग अबाउट द गैवी एंड द प्रोग्राम, द वैक्सीन समिट. Now coming to the next topic, that is TULIP internship scheme. ये कल अनाउंस की गई है. बेसिकली दिस इज हरदीप सिंह पुरी, इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर्स हैं. तो सेंटर ने 25,000 ग्रेजुएट्स के लिए ये स्कीम लाया है. बात करें अगर इसकी इंपॉर्टेंस की, तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में अगेन इट वुड बी इंपॉर्टेंट, एंड 3 दोनों जगह पे ये इंपॉर्टेंट है, राइट. पहले तो प्रीलिम्स में भी इस पे सवाल बन सकते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टुलिप स्कीम, जिसका पूरा नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम. एक पोर्टल है बेसिकली. तो इस स्कीम में 5 ईयर जॉइंट वेंचर की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन. तो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन की जो बेसिकली जो रेगुलेशन है वो AITC करती है. एंड सेंटर हैज़ लॉन्च दिस इंटर्नशिप, दिस स्कीम फॉर 25,000 ग्रेजुएट्स. इसके जो बेनिफिट्स हैं करीबन 25,000 ग्रेजुएट्स को मिलेगी. एंड जो एजुकेशन एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस दिस वाज मेड इन द बजट 2020 स्पीच. तो उसके एक्सटेंशन में, उसको एग्जीक्यूशन में ये चीज़ें लाई गई है. सो दिस इज़ द पोर्टल, यू कैन विजिट, यू कैन चेक अपॉन दिस पोर्टल. ये लोगो है. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह के जो पंच लाइन्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए.
ना बात करें क्या और इम्पोर्टेंट है स्कीम में, तो द स्कीम एम टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज इन द स्मार्ट सिटीज एंड द लोकल अर्बन बॉडीज, जहाँ पे लगभग 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी। और जो इंटर्नशिप है दैट विल अगेन प्रोवाइड एन एंट्रेंस टू द न्यू लेबर वर्कफोर्स, जो नए लेबर वर्कफोर्स में ये सारे लोग इंक्लूड होंगे। एंड अपॉर्चुनिटी वुड बी पोस्टेड ऑनलाइन, सारी चीज़ें पोर्टल के थ्रू होगी, बट यहाँ पे कोई स्टाइपेंड वो गारंटेड नहीं है अभी। गवर्नमेंट हैज़ नॉट कम अप कि कोई गारंटेड स्टाइपेंड होगा, बट जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनके पास अवेलेबल पोर्टल्स होंगे। बेसिकली वो क्या करेंगे कि उस पोर्टल्स के थ्रू जो भी अर्बन प्लानिंग के काम है, वाटर सप्लाई है, वेस्ट मैनेजमेंट है, स्लम इम्प्रूवमेंट है, या फिर डिजिटल गवर्नेंस है, इन सारी चीज़ों पे लोगों से काम करवा सकती है। और इस प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक प्रोविजन ये रखा गया है कि प्रोग्राम में, जैसे मैंने आपको बताया, कोई स्टाइपेंड का बेसिकली प्रोविजन नहीं है। दिस इज़ बिकॉज कि इस प्रोग्राम के लिए, पोर्टल के लिए कोई स्पेशली बजट एलोकेट नहीं किए गए हैं, बट ये कहा गया है कि जो 100 स्मार्ट सिटीज़ है और जो 440 अर्बन बॉडीज़ है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से जो सेंटर उनको देती है, उससे वो स्टाइपेंड अगर पे करना चाहें, दिस इज़ देयर विल, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, दिस इज़ देयर विल, अगर वो चाहें तो पे कर सकते हैं, राइट। और जो एप्लीकेंट होने चाहिए वो इंडियन सिटीजन ही होंगे, एंड हु हैज़ कंप्लीटेड द फाइनल ईयर ऑफ द कॉलेजेस और विद इन द 18 मंथ्स, विद इन द लास्ट 18 मंथ जिसने ग्रेजुएट किया, उन लोगों के लिए। तो आप में से अगर कोई आपके ऐसे जानकार हैं जिनको आप इस पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं, स्कीम के बारे में बता सकते हैं, तो आप उनको इसके बारे में जानकारी दें। नाउ the third is that is locust attack and its consequences। जिस तरह से लोकस्ट की अटैक हुई है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके बारे में बात की गई है। और ये आर्टिकल आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएगी, राइट। और इस आर्टिकल की रेलेवेंस आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में भी है, और प्रीलिम्स में भी कभी बार इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो रिसेंटली इंडिया हैज़ इट्स ओन वर्स्ट लोकस्ट इन्वेजन इन द डिकेड। पिछले 10 वर्षों में ऐसा कहा यह जा रहा है कि पिछले 25 वर्षों में इस तरह का इंटेंसिफिकेशन कभी हुआ नहीं है। दिस इज़ द लास्ट 25 ईयर्स, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इतने ज़्यादा नंबर्स पर इतने ज़्यादा स्टेट इम्पैक्ट हुए हैं। जो आउटब्रेक है दैट हैज़ अगेन अट्रैक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा and Uttar Pradesh. So these are the states that had been severely impacted. और कुछ और जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन्होंने भी पॉसिबिलिटी जताई है कि यहाँ पे भी पूरे और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, अदर स्टेट्स में भी लोकस्ट अटैक हो सकते हैं। इससे पहले एक फेमाइन इंक्वायरी कमीशन बनी थी जिसको वुडहेड कमीशंस भी कहते हैं, 1945 की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बताई गई थी कि पेस्ट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस कमीशन हैज़ ऑलरेडी हाईलाइटेड द कंट्रोल ऑफ द पेस्ट, राइट। तो ये चीज़ें पहले भी थी, यू कैन कोट दिस इन मेंस एग्जामिनेशन। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो FAO है, उन्होंने भी जो डेजर्ट लोकस्ट है उसके बुलेटिन के बारे में भी बुलेटिन जारी किया है और लोगों को सही गाइडलाइन देने की कोशिश की है। और इसको डेजर्ट लोकस्ट, ये वैरायटी है, बेसिकली ये लोकस्ट ही है। तो आप इसके बारे में अगर डिटेल में देखना चाहें तो मैंने एक वीडियो स्पेशली सिर्फ लोकस्ट पे बनाया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और लोकस्ट बाय एप्टी+ टाइप करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी लोकस्ट की अगर जानकारी चाहिए तो क्लैरिटी में मिल जाएगी, कहाँ से कैसे उसकी एक्सपेंशन हुई, किस फैमिली से आती है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, राइट। और गवर्नमेंट की मेजर्स की बात करें तो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेट किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ ताकि किस तरह से जो लोकल अटैक है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। 89 फायर ब्रिगेड्स मंगाए गए हैं, पेस्टिसाइड स्प्रेस मंगाए गए हैं, 120 स्प्रे व्हीकल्स मंगाए गए हैं, 47 कंट्रोल व्हीकल्स मंगाए गए हैं और स्प्रे इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ मंगाए गए हैं ताकि कंट्रोल की जो अपनी प्रिवेंशन मेजर्स हैं, जो बेसिकली जो तैयारी करनी है इसको कंट्रोल करने के लिए, वो सरकार ने सारे स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है ताकि ये सारी चीज़ों के साथ प्रिपेयर रहें, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ड्रोन के साथ भी करने की बात की गई है। ड्रोन स्प्रे की जाएगी ताकि जहाँ पे ह्यूमन रीच ना हो वहाँ ड्रोन के थ्रू स्प्रे की जाए, राइट। ना अगर क्रॉप लॉस की बात करें तो एस्टिमेट है कि इतना क्रॉप लॉस हुआ है, 3.5 लाख हेक्टेयर ऑफ द क्रॉप हैज़ बीन लॉस्ट इन द राजस्थान एंड गुजरात। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO के मुताबिक द यूनाइटेड नेशन इज़ द इंटरमीडिएट एजेंसी टू मॉनिटर और मैनेजर ऑफ द लोकस्ट इन्वेंशंस। उसके बाद अगर मैं ये लोकस्ट की बात करूं तो इनका जो बेसिकली जो ट्रैवल करते हैं विच कंटेन ऑलमोस्ट 40 मिलियन इंसेक्ट्स, बहुत ज़्यादा तादाद में एक साथ ये ट्रैवल करते हैं
और ये एक दिन में इतना खाना खा सकते हैं, इतना क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जितना कि 35,000 लोग 35,000 people would be eating, 20 camel or 6 elephant. So how much they can eat, they alone can do this much, right? और एक मैं पिक्चर के साथ आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इनका हाउ दिस इम्पैक्ट, कितना सीवियर इम्पैक्ट होता है। आप देख सकते हो इस लीफ को किस तरह से ये जो लोकस्ट है इज ईटिंग द ऑल द लीव्स, दिस यू कैन सी दिस विजिबिलिटी, ठीक है। एंड दिस इज हाउ दे हैव इनकैप्सुलेटेड, एक तरह पे इकट्ठे हुए हैं एक रूफ टॉप पे। So you can see the number and how they are traveling. This is, ये तो काफ़ी कम है. It is said like almost a kilometer like long they are traveling. You know, it's like a windy shades. ये जहाँ भी travel करते हैं बहुत ही ज़्यादा झुंड में travel करते हैं, right? Now when it all started, कहाँ से outbreak start हुई थी? अगर बात करें जो last biggest infection थी, that was in 2010. और जो लोकस्ट प्लेग्स था वो बेसिकली 1964 से 1997 में भी हुई थी। और अगर 1997-2010 की बात करें तो 5 आउटब्रेक हुई थी, जिसको कंट्रोल भी कर लिया गया था बाद में। और इधर 2010-2018 में देयर वर नो मेजर स्वैम्स अटैक, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े अटैक नहीं हुए हैं। और 2019 में राजस्थान और गुजरात में कुछ सिग्निफिकेंट इनके प्रेजेंस देखे गए हैं। बट पिछले 25 ईयर्स में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इस तरह का सीवियर इम्पैक्ट इतने लजारे सादे स्टेट्स में देखा गया। ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टेट हैव बीन सीवियरली इम्पैक्टेड और दिस इज कंटिन्यूइंग, राइट। कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी इसके एक्सपेंशन है, बट 5-6 स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है। नाउ अदर टॉपिक दैट इज कैश बेनिफिट ट्रांसफर फॉर सफरर, दिस इज रिटन बाय भूपेश बहगल, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। इन्होंने खुद आर्टिकल लिखा है, थोड़ा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है। आपको इस तरह के जो आर्टिकल हैं वो आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं केस स्टडीज़ के तौर पे, तो फोल्डर पॉइंट ज़रूर नोट करें ताकि आप केस स्टडीज़ में कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर पाएँ। नाउ कोविड-19 की वजह से जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह से वर्ज हुई है, पूरा रिसेशन का दौर है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड सेंटर हैज़ अनाउंस्ड इकोनॉमी पैकेज, जैसे स्टिमुलस पैकेज के तौर पे भी 20 लाख रुपीज़ दी गई थी। बट ये ऑलमोस्ट अनाउंस करने से पहले ही ये जो अमाउंट थी वो 10 लाख रुपीज़ थी। मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है कि ये कैसे पूरी 20 नहीं थी, 20 ऐसे ये पूरी नहीं थी। एक बार आप समझ लो, ये 20 है, इसमें ऑलरेडी 8 लाख रुपीज़ जो है 8 लाख करोड़ वो आरबीआई ने दिया था, दिस इज़ फ्रॉम द आरबीआई। और गवर्नमेंट ने पहले ही 1.73 करोड़ का फर्स्ट पैकेज दिया था, राइट। तो ये टोटल मिला करके दिस सम अप्स टू 10 ऑलरेडी निकल गए, तो सिर्फ 10 ही बचे हैं। तो इसी वजह से यहाँ कहा जा रहा है कि हाफ हैव बीन यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनाउंसमेंट, राइट। एंड द मेजर अडॉप्टेड टू डील विद द क्राइसिस टेक अ लॉन्ग टाइम टू फिक्स। जिस तरह से क्राइसिस है इसको तुरंत फिक्स नहीं किया जा सकता है, तो तुरंत फिक्स करने के लिए जो इमीडिएट मेजर्स हैं, तो वो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए 3 मेजर्स होते हैं। एक तो होते हैं इमीडिएट मेजर, एक होती है शॉर्ट टर्म मेजर, एक होती है लॉन्ग टर्म मेजर्स। तो जो इमीडिएट मेजर्स हैं वो है कैश ट्रांसफ़र देना, लोगों को हाथ में पैसा देना। शॉर्ट टर्म में क्या है कि इकोनॉमी की कैसे प्लान की जाए, और लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि पूरी एक रोड मैप सेट की जाए, किस तरह से वैक्सीन भी आगे डेवलप हो रही है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं, राइट। एंड सेंटर इकोनॉमिक पैकेज इज़ एट डेट बेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को हेल्प नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने सारी चीज़ों को लोन बेस्ड में मदद करने की कोशिश की है, चाहे वो MSME हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो उनको, या फिर और किसी सेक्टर्स को। नाउ व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, यहाँ पे बताया गया है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जो कैश ट्रांसफ़र है, वो होना चाहिए बैंक अकाउंट में, चाहे वो फार्मर्स हो जिनको क्रॉप लॉसेस हुई हैं, या फिर इस टाइम में जिनका लॉस हुआ है वो सेल नहीं कर पाए अपने प्रोड्यूस को, उनके लिए। लेबरर जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, विलेज वर्कर्स जो कि मनरेगा में काम करते हैं, वैसे लोग, ट्राइबल पीपल हैं, वुमेंस हैं। वुमेन को बेसिकली कुछ वुमेंस को 500 रुपीज़ के तौर पे उनके जो जनधन अकाउंट है उनमें उनको पैसे दिए गए हैं, बट 500 इज़ नॉट सफिशिएंट, राइट। एटलीस्ट 3000 रुपीज़ जो है वो रिकमेंडेशन है कमिटीज़ की, एक्सपर्ट्स की। और अभी तो ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी ऐसे वर्कर हैं, जो माइग्रेंट वर्कर है, उनको एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ वन टाइम का पेमेंट देने की ज़रूरत है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट शुड डू, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज करना और लोगों को फिनेंशियली सपोर्ट करना और इमीडिएट कैश ट्रांसफर करना, राइट। और छत्तीसगढ़ की स्टेटस की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो पॉवर्टी रेट है दैट इज क्लोज टू 39.9%, जो 40% के आसपास है, क्लोज टू 40%। और 80% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन फार्मिंग, ठीक है। जो 80% पॉपुलेशन है वो फार्मिंग में इंगेज्ड है।
और 44% जो एरिया है दैट इज़ कवर अंडर द फॉरेस्ट। आपने जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है वो भी पढ़ा होगा, तो उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर है। मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट कवरेज में। एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर द इरीगेशन कैपेसिटी इज 34%, सिर्फ 34% की इरीगेशन कैपेसिटी है। तो गवर्नमेंट ने अभी वहाँ पे नया स्कीम, छत्तीसगढ़ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो उन्होंने राजीव गांधी किसान नया स्कीम लाया था, जहाँ पे जो रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप के जो भी बेसिकली फार्मर्स हैं उनको इमीडिएट कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा उनके अकाउंट में। तो कुछ 10,000 के आसपास हैं डिपेंडिंग अपॉन पर हेक्टेयर, और आगे डिसाइड करेगी सरकार कि और भी जो फार्मर्स हैं उनको कितने अमाउंट पे कंपनसेट किया जा सकता है। नाउ स्विस चीज़ मॉडल एंड द डिफेंस रिफॉर्म, ये आपको आज के हिंदू में मिल जाएगी। बेसिकली स्विस चीज़ मॉडल एक डिफेंस मॉडल है जहाँ पे किस तरह से एडवांसमेंट की जा सकती है अपने डिफेंस फोर्सेस के, उसके बारे में बताई गई है कि आप प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो जो स्विस चीज़ मॉडल है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द एंशिएंट इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली जो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन है फॉर ऑर्गेनाइजेशन और द सिस्टम, और जो सिस्टम है कुछ मल्टीपल चीज़ों के साथ कंप्राइज करती है। अगर इंडियन डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो 3 स्लाइसेस पे इनको देखी गई है, राइट। जिस तरह से जो स्विस चीज़ है इसको 3 स्लाइसेस में बांटा गया है। फर्स्ट इज the policy apparatus that is comprising of Department of Military Affairs and Ministry of Defense। अभी गवर्नमेंट ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS भी कहते हैं, उसको नियुक्त किया था, और साथ के साथ एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर बनाया था जो कि डायरेक्टली रेगुलेट की जाएगी CDS के अंदर, राइट। एंड चीफ डिफेंस डेवलपमेंट, जो हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो हमारी R&D है इसमें, उसको इस्टेब्लिश की जाए ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सरकार की जो कोशिश है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कारगर हो सके। एंड थर्ड एंड लास्ट इज द 3 सर्विसेज ऑफ द इंडियन डिफेंस, दैट इज एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। तो इनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बेसिकली जो नेशनल पावर किस तरह से एक इम्पेरेटिव है, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल कि जो मिलिट्रीज़ हैं वो बेसिकली जो वायलेंस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में या फिर किसी और चीज़ों में उनको जो प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। एंड सेटिंग अप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स वुड अगेन क्रिएट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो मैंने पहले बताया, और एक तरह से जो फंडामेंटल चेंजेस है हमारे वर्किंग में, मेथोडोलॉजी में, क्योंकि इससे पहले क्या होती थी, CCS थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए इनसे डिसाइड किया जाता था। और बेसिकली इससे पहले अभी भी हमारे पास NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जो कि सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी से डील करते हैं। बट अगर डिफेंस की बात करें तो सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री थी जो डील करती थी। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो भी राय है, जो भी सजेशंस हैं, वो CDS इनकॉर्पोरेट करेगी, राइट। एंड इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी थ्रू a clinical analysis, right, through clinical analysis and without an external emotion and political rhetoric pressures. So this is how it has become कि national power should become an imperative, right? और क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडियन बेसिकली अगर डिफेंस की बात करें तो सबसे बड़ी चैलेंज है टेररिस्ट एक्टिविटीज़, जो कि रिड्यूस नहीं हो रही है जम्मू कश्मीर में। अभी भी यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद भी इंसिडेंट जो है वो काफ़ी बढ़ ही रहे हैं। एंड द ऑनगोइंग इंसिडेंट ऑन द नदर्न बॉर्डर, जो नदर्न बॉर्डर है हमारा वहाँ पे, और नेक्सस विथ चाइना ओवर द लाइन ऑफ कंट्रोल। सो दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी डेल्ड वेरी सीरियसली, क्योंकि बताया जा रहा है कि चाइना की डोमिनेंस उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। नाउ मैं ये बता दूं कि हमने एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है फॉर डेली आंसर राइटिंग चैलेंज, वेयर यू कैन पार्टिसिपेट एंड इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल। तो एवरी डे, एवरी मॉर्निंग अ क्वेश्चन इज बीइंग पोस्टेड। What you can do, you can write your answer and you can post your answer in the Telegram channel itself। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाएं और इस चैनल का बेनिफिट लें। और आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कल के सवाल हैं उसके जो आंसर्स है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है B। मैंने आपसे पूछा था कि द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड अल्टर अंडर द आर्टिकल 368, दैट इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, sovereignty and territorial integrity of India, the federal system, judicial review, parliamentary system of the government। इन सारी चीज़ों को अमेंड नहीं किया जा सकता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत से ली हैं और इस पे UPSC ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में सवाल पूछे भी हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री से पूछा था, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज B। प्रार्थना समाज हैज़ 4 पॉइंट सोशल एजेंडा, दैट इज डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, वुमेन एजुकेशन,
widow remarriages and raising the age of the marriages for both male and females, right? Explanation आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरे सवाल भी आए तो you can handle that and you can easily secure your marks. Now coming to the MCQs question, जो सवाल है सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन इन्वायरमेंट से है. So consider the following statement about the Earth Hour. So Earth Hour is observed on the last Sunday March every year, and Earth Hour is an initiatives by the World Life Fund and the WWF and Nature. तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. पार्टिसिपेट करें बिकॉज वंस यू विल पार्टिसिपेट द प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो अपकमिंग प्रीलिम्स हैं बहुत ही जल्दी उसके डेट्स आने वाले हैं, तो प्रैक्टिस बरकरार रखें और अपने आंसर्स जो हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तो A, B, C या फिर D, वॉट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर, डू लेट अस नो. नाउ द सेकेंड इज शर्मा ट्रेडिशंस. इसमें बताना है आपको कौन कौन इसके पार्ट हैं. सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म. अगेन द सेम ऑप्शन A, B, C and D, right? So do let us know your answer in the comments down below. So this was the MCQs for the day. और मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग एक मेगा वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सो दिस इज फ्रॉम द एप्टीप्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज. दो बेसिकली एग्जाम बेस्ड हैं. एक जो बेसिकली वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है 7 जून को. द टाइमिंग इज डिफरेंट. For Odisha, it would be 6 p.m. to 7 p.m. and for West Bengal, it is 3 p.m. to 4 p.m. Right? So what you can do, you can check the link in the description और contact number भी दोनों के mention है. आप वहाँ पे contact करके अपने आप को register कर सकते हैं, right? And if you like this video, do not give your thumbs up दें और channel को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो चैनल में अपलोड हो रहे हैं उसके बेनिफिट्स आप ले सकें. बहुत सारे कंपाइलेशंस आ चुके हैं और कंपाइलेशंस आएंगे, तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो पाए. एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.